दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइप सी यूएसबी जैक तब्दील करना सिखाऊंगा। ये जैक जो इस तरह का होता है इसको टाइप सी कहा जाता है। होती ये यूएसबी ही है बट इसका नाम रखा हुआ है टाइप सी। तो ये जैक जो है अब मोबाइल फ़ोन के अलावा डिजिटल कैमरे और बहुत सारे डिजिटल गैजेट्स जो हैं सब के अंदर अब कसरत से टाइप सी ही आ रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह इस तरह से बताऊंगा कि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके कि इस वीडियो के अख्ताम पर आप आसानी से कोई भी डिवाइस हो उसका यूएसबी जैक तब्दील कर लें। दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियोस के अंदर भी देखा था कि मैं आपको बहुत ज़्यादा नसीहत करता हूँ कि जब भी आपने पीसीबी पर काम करना हो तो आप हमेशा उसके इर्द गिर्द के कंपोनेंट्स को ढांप कर रखिए, कवर करके रखिए। बिलखसूस जब आपने हीट इस्तेमाल करनी हो तो ख़ास तौर पर आपने इर्द गिर्द के सारे कंपोनेंट को कवर करना है। मिसाल के तौर पर मैंने ये यूएसबी जैक रिमूव करना है ना, तो मैं इसके इर्द आस पास से थोड़ा थोड़ा फासला इतना इतना छोड़ दूंगा, पीछे से इतना छोड़ दूंगा और बाकी सब को मैं कवर कर दूंगा ताकि ये हीट से मुतासर ना हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट से जो मुतासर होने वाली यहाँ पर चीज़ है वो ये वाला माइक है। ये माइक के ऊपर जो है 200 सेंटीग्रेड हीट पड़ जाए तो उससे ही ये कम आवाज़ आगे पहुँचानी शुरू कर देता है। तो उससे हमें जो है जब हम यूएसबी जैक तब्दील करके एंड पर गाहक को देते हैं तब वो जब कॉल करता है तो वापस आ जाता है कि इससे आवाज़ ही नहीं जाती। तो इसलिए आप हमेशा जो है इस तरह की टेंशन से बचने के लिए तमाम कंपोनेंट्स को कवर कीजिए। ये नहीं कि बस इसको कर लीजिए, ये माइक के बाकी को छोड़ दीजिए। आपने हर चीज़ को कवर करना है। तो उसके लिए ये मुख्तलिफ़ तरह की हीट रेजिस्टेंस टेप मार्केट के अंदर मौजूद हैं। उनमें से एक ये इस तरह की जो सिल्वर टेप होती है, जैसा कि अगर आप देखें तो ये एल्युमिनियम की तरह की होती है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हीट रेजिस्टेंस टेप मिलती हैं। इस तरह की ये जो पेपर की टेप होती है, पेपर होता है, इसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। ये भी अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पेपर की तरह फटती है बट एक जब आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो इस तरह की हीट रेजिस्टेंस टेप आपको दिखाई जाती है। इस तरह की ये आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी क्योंकि ये काम नहीं करती। 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जो है ख़त्म हो जाती है। तो आइए अब हम पीसीबी को कवर करते हैं। तो इसमें से आपने एक पीस लिया इस तरह का और यहाँ पर आप मुनासिब फासला छोड़कर यूं कर दीजिए और इसको यूं कर दीजिए। ये देखिए कवर हो गया। फिर और पीस लीजिए, इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा फासला छोड़कर यूं कर दीजिए और फिर यूं कर दीजिए। ये लीजिए, आप दोनों तरफ से पीसीबी कवर हो गया। बट ये जो माइक है ये स्टिल महफूज नहीं है क्योंकि जब मैं हीट यूज़ करूँगा 300 350 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए थोड़ी सी रुई है मेरे पास, ये मैं इसके ऊपर यहाँ पर रख देता हूँ। ये सारे काम एहतियाती तौर पर होते हैं, परेशानी से बचने के लिए होते हैं। ये देखिए रुई मैंने इसके ऊपर रख दी है। फिर मैं दोबारा टेप रख देता हूँ। ये लीजिए, अब जो है काफ़ी हद तक मैं सेफ़ हूँ क्योंकि रुई जो है वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देगी। अब एक पीस और लेकर पिछली सिमत में भी आपने लगा देना है। ये लीजिए जी। अब देखिए जिस कंपोनेंट पर मैंने काम करना था उसके अलावा सब कुछ मैंने कवर कर दिया है बट मैंने थोड़ा थोड़ा सा फासला भी छोड़ा। ये देखिए, तो आपने बिल्कुल इसके ऊपर चढ़ाकर नहीं लगा देनी, फासला आपने ज़रूर छोड़ना है। फासले का दोस्तों दो फ़ायदे हैं। नंबर 1 हमें काम करने में आसानी रहेगी और नंबर 2 ये कि हीट ट्रांसफ़र होने में भी आसानी रहेगी क्योंकि हीट जो है वो पीसीबी के थ्रू भी ट्रांसफ़र होती है। अगर पीसीबी भी सारा कवर कर दिया जाए तो जो पीसीबी के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होनी है वो नहीं हो पाती और डायरेक्ट जैक को हीट जाती है जिससे जैक जो है वो पिघल जाता है। ये एक साइंसी फिनोमिना है कि हीट जो है वो सिर्फ जैक को नहीं बल्कि पीसीबी के थ्रू भी इसको जानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर को अपने पास रखता हूँ और इससे ये पीसीबी है इसको मैंने अगली सिमत कर देना है। ये देखिए आगे की सिमत, जिस कंपोनेंट पर आपने काम करना हो आपने हमेशा उसको आगे की सिमत में रखना होता है और पीछे से पीसीबी होल्डर को आपने टाइट कर देना है ताकि ये हिले ना। ये लीजिए अपनी सामने रख लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों फ्लक्स हमने इसके ऊपर लगाना है ताकि हम इस कंपोनेंट को यहाँ से रिमूव कर सकें और उसके लिए याद रखिए कि इस तरह का जो फ्लक्स होता है ये हम यूज़ कर सकते हैं बट जो सेंसिटिव काम होते हैं वो फेल हो जाते हैं। अक्सर आप रील्स के अंदर देखते हो 30 सेकंड में बेस चेंज हो रही है, वो मैंने भी देखी हैं। वो सारी की सारी फेक वीडियोज़ होती हैं, उनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। असल एक प्रोसेस जब हम करते हैं तो काफ़ी स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर उनमें से स्टेप मिस होते जाते हैं तो
फेलियर का चांस बढ़ता जाता है। तो ये फ्लक्स मैं यूज़ नहीं करूँगा, इसके अंदर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये देखिए मेरे पास मैकेनिक का UV559 है, यही मैं फ्लक्स तमाम प्रोसेस के दौरान यूज़ करूँगा। नोट फरमा लीजिए, बार बार मैं बताऊँगा नहीं जो मैं चीज़ यूज़ करूँगा। तो उसके बाद मैं अब इसको अपने सामने रख के इसके तमाम पॉइंट्स जिन्होंने मेल्ट होना है उसके ऊपर मैं फ्लक्स लगा लेता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं कि जी अच्छा खासा लगाना है, बस थोड़ा सा लगाना होता है। ये लीजिए जी, तमाम पॉइंट्स के ऊपर लग गया। अब दोस्तों मैंने इसको हीट करना है और हीट करके मैंने इसको उतारना है। और याद रखिए कि इसको हीट करने के लिए काफ़ी टेम्परेचर चाहिए, लेकिन मैं इसको काफ़ी टेम्परेचर नहीं दूंगा। पहले मैं ऐसे करूंगा कि 330 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको दूंगा पहले 2 मिनट उसके बाद मैं जो है टेम्परेचर को कर दूंगा 380 सेंटीग्रेड, और फिर मैं जो है तब तक देता रहूँगा जब तक ये उतर ना जाए। अगर PCB मोटा हो तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर को बढ़ाकर 400 सेंटीग्रेड भी करना पड़ सकता है। ये PCB2 PCB होता है, लेकिन ये PCB जो है उतना मोटा नहीं। एग्जैक्ट टेम्परेचर जो है वो बताया नहीं जा सकता कि भाई इतना ही होगा, इससे कम ज़्यादा नहीं। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। SMDs जो है मुख्तलिफ एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं, माहौल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, वोल्टेज मुख्तलिफ हो सकती है, और इसके अलावा दोस्तों मौसम सर्दी या गर्मी मुख्तलिफ हो सकता है, PCB मोटा या पतला मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर मिलकर जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितने टेम्परेचर के ऊपर जो है ये जैक रिमूव होगा। बट जनरली पहले आपने 330 डिग्री सेंटीग्रेड पहले 2 मिनट देना है, और उसके बाद फिर आप 380 सेंटीग्रेड कर दीजिए, वो 2 मिनट चलेगा। अगर फिर भी उससे नहीं हुआ तो फिर आप 400 सेंटीग्रेड कर दीजिएगा, वो 2 मिनट चलेगा। अगर वो ही नहीं हो तो फिर और 2 उसमें इजाफा कर ले, 420 हो गया। इस तरह ही आपने तमाम कोई भी बेस हो, ये अब जनरल उसूल बता रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपने कोई कंपोनेंट उतारना है तो उसका उसूल बता रहा हूँ कि स्लो टेम्परेचर से आपने शुरू होना है। पता है कि यार इसने 380 पर ही उतरना है कन्फर्म, अगर पता भी है मिसाल के तौर पर, तब भी आपने पहले जो है स्लो टेम्परेचर उसके ऊपर 2 मिनट डालना ही होता है, ताकि वो सारा जो PCB है वो हीट को जो है जज़ब कर ले, और फिर जब हम उस जैक के ऊपर हीट दें तो इर्द गिर्द से हीट जो है वो PCB जज़ब ना करे और ये जो है उतर जाए। तो आइए अब हम 330 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको 2 मिनट हीट देते हैं। अब दोस्तों 330 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख के मैं इसके ऊपर हवा देनी शुरू कर देता हूँ। आपने दोस्तों हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी भी PCB के ऊपर हीट दे रहे हो, चाहे वो IC हो चाहे कोई भी कंपोनेंट हो, तब आपको वहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि रुकने का मतलब तबाही होता है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर जैसे कि अगर आप देखें, चूँकि जैक प्लास्टिक का बना हुआ है, यहाँ पर रुकने का मतलब ये है कि वहाँ से सारे का सारा प्लास्टिक पिघल जाना है और जैक ने अपनी शक्ल तब्दील कर देनी है। चले ये तो हमने उतारना है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये जैक हम लगा रहे होते या हमने इसको कहीं और यूज़ करना होता तो वो जैक जो है परमानेंट ज़ाय हो जाता है, इसलिए आपने रुकना नहीं। ये लीजिए दोस्तों, ये जो था 330 सेंटीग्रेड के ऊपर ही उतर गया है। मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं पड़ा, लेकिन मैंने आपको उसूल बता दिया था बढ़ाने का। अगर 2 मिनट के अंदर ये ना उतरता तो उसके बाद दोस्तों मैंने इस टेम्परेचर को बढ़ाकर 380 फिर 400 फिर 420 यूँ 2-2 मिनट के वक्फे से बढ़ाना था, लेकिन बढ़ाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो दोस्तों जब आप जो है इतना काम कर लें तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों अब हमने यहाँ से ये जो तमाम शोल्डर है ना, इसको रिमूव करना है इन पॉइंट से, इनसे। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी पहले वाला शोल्डर जो है वो ठीक है तो वो लगा रहे। दोस्तों ये उतारना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो पीछे से शोल्डर आता है ना कंपनीज़ का, ये 227 सेंटीग्रेड या इसके आगे पीछे इनके खुफिया होते हैं, मिक्सचर एलॉय के कम्बिनेशन होते हैं जिसके ऊपर ये PCB इसको वेल्ड करते हैं। तो वो आमतौर पर शो नहीं करते, वो हम जो है जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं 183 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला ये वाला। तो लेकिन ये जो कंपनीज़ का होता है ये ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघलता होता है, तो इसलिए इसको रिमूव करके सारा जो है यही करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमेशा आप शोल्डर सारे का सारा उठाएंगे। वजह मैंने आपको बता दी है कि एक तो जो ऑक्सीडाइज हुआ गंदा होता है, इसके अलावा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो डिफरेंट होता है। तो उसके लिए हमने डीसोल्डरिंग वायर लेनी है। इसमें से आपने 1 इंच का पीस काट लेना है, 1 इंच के करीब का, थोड़ा सा अगर चाहें तो आप छोटा भी काट सकते हो। तो अब देखिए ये मेरे पास एक ट्वीज़र है, ये पीछे से लॉक हो जाती है, यही मैं यूज़ करता हूँ। पीछे से मैंने लॉक कर दिया, वैसे आप ट्वीज़र से भी पकड़ सकते हो, बट मैंने जो है ये वाली ले ली है। अब इसके ऊपर आपने जो है फ्लक्स अप्लाई करना है, इसके ऊपर
इसके ऊपर हमने फ्लक्स इसलिए अप्लाई करना है कि ये सारे का सारा सोल्डर उठा ले बट ये ख़राब ना हो। अच्छा जी, अब हमने इसको यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर रख देना है और अब दोस्तों हमने जो है अपना सोल्डरिंग आयरन लेना है, उसका हमने टेम्परेचर रखना है 420 डिग्री सेंटीग्रेड। 420 डिग्री सेंटीग्रेड सोल्डरिंग आयरन मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, मैं दोस्तों बहुत दफ़ा बताया, चलें फिर बता देता हूँ कि मैं C210 बिट वाला, कंपनी चाहे जो मर्ज़ी आप ले लो, बट C210 बिट वाला, और इसकी जो बिट है हमेशा SI बिट जो है भाई वो सबसे अच्छी है। भाई क्या बात है यार, SI बिट की, और भी बहुत सारी बिटें होती हैं बट ये बहुत अच्छी बिट है। अब आपने सबसे पहले विक को इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन को रखना है और आपने यूँ घुमाना है। देखिए सोल्डर सारे का सारा उठ गया। आगे आइए, यहाँ से भी फिर यूँ चलिए, दबाना नहीं होता यहाँ पर, दबाने का मतलब होता है तबाही। तो ये देखिए जी, अब यहाँ से मैंने तमाम सोल्डर उठा लिया और बड़ी इजीली ये सारे का सारा जब उठ गया, मुझे 1 मिनट में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर ये यहाँ पर फेल हो जाता तो सुन लीजिए, अगर ये ना निकलता तो आप इस पीसीबी को उल्टा करना दूसरी सिमत में ट्राई कीजिए, फिर भी कुछ रह जाता है तो फिर आप इस तरह की जो इंजेक्शन वाली नीडल है ना, ये आप ले लीजिए, नई इस्तेमाल शुदा नहीं, तो इससे आप यूँ जो है सुराख जो है खाली कर सकते हैं इसके अंदर यूँ फेर के। थोड़ा सा दबाएंगे तो वो सोल्डर यहाँ से निकल जाएगा। बट ये मैंने तब बताया है कि अगर ये फेल हो जाता, वरना जो पीसीबी है वहाँ से इजीली विक जो है सोल्डर को चूस लेती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें ना तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स मौजूद है। इस फ्लक्स को हमने रिमूव कर देना है, हमने यहाँ से पीसीबी को साफ़ सुथरा निकालना है, क्योंकि अब इसने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाना है। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी रुई लेता हूँ, रुई ही आपने यूज़ करनी होती है। इसको मैं अपनी ट्वीज़र के ऊपर लपेट लेता हूँ, जो कि आप प्रोसेस जो है पीछे रिपीटेडली देख रहे हैं दोस्तों। रिपीटेडली आप देखकर उकता गए होंगे, लेकिन हो सकता है कि ये जो वीडियो है किसी इंडिविजुअल के पास जाए जिसने पूरा कोर्स ना देखा हो, तो इसलिए मैं चीज़ों को मिस नहीं कर सकता, मुझे बताना ही पड़ेगा हर वीडियो के अंदर रिपीटेडली उसको। तो यहाँ से मैं इसको घुमाकर अच्छे तरीके से इन पॉइंट को साफ़ कर लेता हूँ। तो ये लीजिए जी। अब दोस्तों उसके बाद आपने नया USB जैक लेना है। ये देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने रिमूव किया है। इन दोनों के दरमियान किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी और स्टाइल का हुआ तो ये वहाँ पर जो है इसके पॉइंट ही आगे पीछे होंगे और चलने के बाद ये चार्जिंग करेगा ही नहीं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये आपको मैं एक और USB जैक तीसरा दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये दो तो एक जैसे हैं 100%, बट ये जो है अगरचे ये भी टाइप C है, बट इसके पॉइंटों जो हैं उनकी तरतीब कुछ और तरह से है, फासला कुछ और है इनके दरमियान। तो ये आपने जब जैक जब आपके पास बेस हो तो आपने उसी वक्त उसके बिल्कुल पास करके कन्फर्म कर लेना है कि 100% वैसी ही है। कहीं ये ना हो कि किसी और तरह का जैक आप वहाँ पर लगाने की ट्राई करो, भाई ठीक है टाइप C ही है ना तो एक जैसे ही होगा। नहीं नहीं, जब जैक वहाँ पर रखेंगे तो जैक खुद बोल कर बता देगा कि मैं इसी जगह के लिए बना हूँ। ठीक है जी। उसके बाद अब हम इस जैक को यहाँ पर रख के कन्फर्म करते हैं कि क्या तमाम पॉइंट्स एक दूसरे से सीध में हैं। ये देखिए यहाँ से कोई पॉइंट आगे पीछे नहीं है, लेकिन अगर ये पॉइंट आगे पीछे होता तो स्टॉप, अब आगे चलने का कोई फ़ायदा नहीं। ये चीज़ें अंदाजे से नहीं चलती, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके उसूल है, ये अपने उसूलों पर ही काम करता है। अच्छा जी। उसके बाद ये कन्फर्म हो गया कि जैक 100% ठीक है। जैक को मैं अपने पास रख लेता हूँ। अब इस जैक को यहाँ पर लगाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। पहला जो रिमूविंग वाला प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है, अब नया जैक लगाने वाला प्रोसेस से शुरू हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी स्टेप हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करूँगा। सब स्टेप्स को गौर से देखिए, क्योंकि किसी एक स्टेप को अगर आपने मिस कर दिया तो उससे जो है जैक के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ या हो सकता है कुछ पॉइंट उसके जुड़े ही ना। हर चीज़ का एक मकसद होता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपने जो है फ्लक्स लगाना है। दोस्तों अभी तो थोड़ी देर पहले हमने फ्लक्स को साफ़ किया है, तो दोबारा लगाने अगर दबाना था तो पहले वाला ही ना रिमूव करते, क्या ज़रूरत थी पहले वाला रिमूव करने की। तो दोस्तों जो फ्लक्स एक दफ़ा गर्म हो जाता है तो वो अपनी इफ़ेक्टिवनेस जो है उसको खो जाता है। तो हम हर दफ़ा जितनी दफ़ा फ्लक्स गर्म होगा अगली दफ़ा हमने उसको हीट करना हुआ तो हम नया ही अप्लाई करेंगे। एक फ्लक्स एक दफ़ा जब हीट हो जाएगा तो अब वो दोबारा उस पर भरोसा नहीं किया जाएगा, उसको भा दिया जाएगा, धोकर साफ़ कर दिया जाएगा और नया फ्लक्स जो है वहाँ पर लाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर होना पता क्या है, यहाँ एक कुदरत का फिज़िक्स का फिनोमिना जो है उसने काम करना है। वो ये है कि यहाँ पर इसके दरमियान ये जो पॉइंट्स हैं और इनके दरमियान ये जो ऊपर वाले हैं, इन्होंने आपस में वेल्ड होना है।
है और ऐसे वेल्ड होना है कि हमने इनको वेल्ड होने नहीं देना, हमने इनको वेल्ड नहीं करना, ये खुद ही एक दूसरे से वेल्ड होंगे। अब यहाँ पर इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर आ जाएगा और वो सोल्डर जो है खुद ही इनसे जो है वो वेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को शुरू करने के लिए अब स्टेप जो है वो शुरू होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपने जो है इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर लगाना है। तो ये देखिए मेरे पास मैकेनिक का 0.4 mm का सोल्डर है HXT 100, जो कि रिपीटेडली बहुत सारी वीडियोस में आपको दिखाया गया है। इसको मैंने यूज़ करना है और दोस्तों इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैंने जो है वो सोल्डर को लगा देना है। ये पॉइंट अपनी जगह से थोड़े से उठे नज़र आने चाहिए। कितने उठे नज़र आने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों आपने कभी कब्रिस्तान को विज़िट किया हो, अगर एक लाइन के अंदर बहुत सारी कब्रें हों तो उसकी मिट्टी ऊपर को उभरी हुई होती है ना। तो ये देखिए, ये आप वैसी ही मिसाल समझिए कि ये कब्रें हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये जो पॉइंट, तो ये तमाम थोड़े थोड़े ऊपर को उभरे होने चाहिए ताकि जब अगले पॉइंट इनके ऊपर लगेंगे तो ये वेल्ड होकर उनको पकड़ लेंगे। तो अब मैं तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख के हर दफ़ा जितनी दफ़ा भी यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन आएगा, पहले ये बीट रिफ्रेशर पेस्ट के अंदर गोता लगाएगा, फिर ये स्क्रबर वायर के अंदर गोता लगाएगा और साफ़ शफाफ बिट निकालेगा, तब ये यहाँ पर आएगा। गंदी बिट से ये प्रोसेस फेल हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले पॉइंट के ऊपर सोल्डर लगाना है। मैं लगाता हूँ सोल्डर, ये ली उभर गया अपनी जगह से। अगले पॉइंट के ऊपर ये भी अपनी जगह से उभर गया। यहाँ पर ये आपस में मिल गए हैं तो कोई बात नहीं। ये ऐसा प्रोसेस है कि जो स्लो होगा, गलती भी होगी, दुरुस्ती भी होगी। अब टेम्परेचर मैं 350 भी मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं 325 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर सोल्डर लग नहीं रहा था, वो पॉइंट खाली हो रहा था। अगर पॉइंट आप देखें ना कि सोल्डर लग ही नहीं रहा, तब आपने टेम्परेचर को डाउन कर देना। जितना आप टेम्परेचर को डाउन करते जाओगे उतना इन पॉइंट के ऊपर ज़्यादा सोल्डर लगेगा, और जितना आप टेम्परेचर को हाई करते जाओगे उतना इन पॉइंट्स के ऊपर कम सोल्डर लगेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट के ऊपर दोबारा लगाता हूँ, ये लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपने मुशाहदा करना है कि क्या तमाम पॉइंट्स के ऊपर बराबर सोल्डर मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हो, या ऐसा तो नहीं कि किसी पॉइंट के ऊपर बहुत कम हो। अगर दोस्तों किसी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा सोल्डर हुआ तो वो दो पॉइंट आपस में मेल्ट होकर मिक्स हो जाएंगे, या अगर किसी पॉइंट के ऊपर बहुत थोड़ा हुआ तो वो वहाँ पर दो पॉइंट आपस में वेल्ड ही नहीं हो पाएंगे और वो पॉइंट टूटा हुआ रह जाएगा। इसलिए तमाम पर बराबर एक जितना सोल्डर होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों कितना सोल्डर होना चाहिए, ये यहाँ पर एक छोटी SMD या छोटा कैपेसिटर जितना होता है ना, उतना ऊपर को उभरा हुआ होना चाहिए। बड़े कैपेसिटर जो मोटा है उतना नहीं होना चाहिए, वो ऊपर को उसका पेट निकला हुआ नहीं होना चाहिए। बस उस पॉइंट के ऊपर ही, जैसे SMD होती है ऊपर को उभरी हुई, उतना ही सोल्डर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए या कम भी नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि अगर आप देखें यहाँ पर तो सोल्डर कम है, मैंने लगाया तो था, लेकिन तमाम पॉइंट्स के ऊपर उतना सोल्डर नहीं है जो कि सक्सेसफुल वेल्डिंग का बाइस बनेगा। तो ये चीज़ आपको तजर्बे से पता चलेगी। 2, 3, 4 बेसें आप चेंज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना सोल्डर रखना है। कितना सोल्डर हो तो गड़बड़ होती है, कितना हो तो वेल्डिंग नहीं होती, और कितना सोल्डर हो बहुत अच्छी वेल्डिंग होती है। तो अब यहाँ पर मैंने दोबारा सोल्डर लगाना है, तो उसके लिए मैं टेम्परेचर को और कम कर दूंगा। मैं तकरीबन 280 सेंटीग्रेड टेम्परेचर अब रखूँगा और इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैं दोबारा सोल्डर अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर होता यह है कि मैं वायर को लाता हूँ, ऊपर से मैं सोल्डरिंग आयरन जो है जिसकी बहुत बारीक जो बिट है उसको मैं लाता हूँ पास और टच करता हूँ। टच करने के बाद वायर पीछे हो जाती है। वायर पीछे होने के बाद सोल्डरिंग आयरन सीधा ऊपर को उठता है, साइड को नहीं जाता, सीधा ऊपर को जब उठता है तो नीचे वाले पॉइंट के ऊपर सोल्डर रह जाता है। ये उसूल याद रखिए कि जब आपने किसी पॉइंट के ऊपर सोल्डर रखना हो ना, तो आपने सोल्डरिंग आयरन को ऊपर को उठाना है। तो जो है चूँकि ग्रेविटी जो है ज़मीन की वो सोल्डर को नीचे को खींचेगी, तो नीचे वाले पॉइंट के ऊपर ज़्यादा सोल्डर रह जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये देखिए, अब ये तमाम पॉइंट्स जो हैं अपनी जगह से कुछ ऊपर को उभरे हुए हैं, तमाम के ऊपर एक जितना ही सोल्डर मौजूद है।
लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर नोट फरमाएं, मैं पास लाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वो ये है कि दोस्तों कि ये जो शोल्डर है ना, ये बिल्कुल हमवार नहीं है, कोई टीला दाएं तरफ है, कोई टीला बाएं तरफ है। ये देखिए, कोई आगे कोई पीछे इस तरह हुआ है। हम जैसे मेरी बिट थी वैसा ही ये हो चुका है। तो अब हमने इसको एक दफ़ा गर्म करना है। गर्म करने का मकसद प्यारे दोस्तों ये है कि ये शोल्डर जो है अपनी जगह के ऊपर इन पॉइंट्स के बिल्कुल दरमियान में आ जाए। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि जो ही मैं हीट दूँगा इसको, तो ये जो है मैं इसको कितनी दूँगा, 300 से लेकर 300-350 के दरमियान हीट दूँगा। तो आप देखेंगे कि शोल्डर पिघल कर बिल्कुल दरमियान में चला जाएगा। ये जो साइडों को उभरे हुए हैं ना गेंदड़ियाँ सी इसकी, ये जो मेरे सोल्डरिंग आयरन की कार्रवाई है ये ख़त्म हो जाएगी। वाह, ये देखिए जी मेल्टिंग हो गई। मेल्टिंग होने के बाद 2 पॉइंट आपस में जुड़ गए हैं। तो इनको छुड़वाना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं इंजेक्शन वाली नीडल यूज़ करूँगा। गर्म जो होंगे तो मैं दरमियान में नीडल को रख दूँगा, तो ये पॉइंट एक दूसरे को छोड़ देंगे। ये लीजिए, ये देखिए तमाम पॉइंट्स जो हैं वो पिघल चुके हैं। बट एक चीज़ अब यहाँ पर अच्छा है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ताकि वो स्टेप भी आपको मैं बता सकूं। अब यहाँ पर आपने इस तरफ से इन पॉइंट्स का मुआयना करना है कि क्या ये एक जितने हैं या बड़े छोटे हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है ना, ऊपर से काट दीजिए। ये लीजिए, आगे चलिए, ये छोटा है, इसके ऊपर थोड़ा सा शोल्डर और लगाना। ये आपने फाइनल इसका मुआयना करना होता है कि तमाम पॉइंट्स के ऊपर एक जितना शोल्डर हो। तो एक दफ़ा गर्म करने के बाद जिसके ऊपर ज़्यादा हो वहाँ से काट देना, जिसके ऊपर कम हो वहाँ पर और लगा लेना है। बहुत ही आसान टेक्निक है। ये लीजिए, अब फिर मैं इसको हीट अप करूँगा, वही फ्लक्स लगा हुआ, ताकि फिर मैं मुआयना कर सकूँ कि तमाम के ऊपर बराबर है। ये बराबर करना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे नहीं पता रील्स के अंदर ये कैसे हो जाता है उनका बराबर, बट असल प्रोसेस जो होता है वो यही होता है। अब दोस्तों मैं पास जाकर तमाम पॉइंट्स का मुआयना करता हूँ। ये देखिए, अब इनके ऊपर एक जितना, सब के ऊपर जो है शोल्डर ऊपर को उभरा हुआ है, एक जितना ही है। अगर यहाँ पर एक जितना नहीं है तो फिर वही स्टेप जो पीछे मैंने किए उन सब स्टेप्स को फॉलो कीजिए और शोल्डर को जो है वो बराबर कीजिए, क्योंकि अगर बराबर ना हुआ तो अगला प्रोसेस जो है वो फेल है। ये देखिए, अच्छा जी, उसके बाद फिर अब मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ कि क्या है। उसके बाद दोस्तों देखिए, तो ये मेरे पास है एक बुरश। इसको दोस्तों हम कहते हैं तारों वाला बुरश। आगे से अगर आप देखो दोस्तों तो कुछ इस तरह के इसके थ्रेड्स हैं आगे से, इस तरह के। पीसीबी क्लीनर बुरश इसको कहते हैं। एक तरफ से इस तरह का होता है, दूसरी तरफ से ये नॉर्मल बुरश होता है जिससे हम फ्लक्स वगैरह साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था। तो ये बुरश आपके पास मस्ट है, मस्ट ज़रूरी है। अच्छा जी, इस ब्रश को अब हमने यहाँ पर प्यार से, ज़ोर से नहीं, ज़ोर से करके तबाही मत मचाइएगा, इन पॉइंट्स के ऊपर आपने फेर देना है। देखिए, मैं ज़्यादा दबा नहीं रहा, मैं उसमें फेर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस ब्रश का क्या मकसद है? दोस्तों मकसद ये है कि सरफेस टेंशन को हमने ख़त्म करना है। सरफेस टेंशन पता क्या होती है? अक्सर आपने देखा होगा कि जो मकड़ी वगैरह है, कुछ मकड़ियाँ पानी के ऊपर चल लेती हैं, पानी जो है दूर भागता है उनकी टांगों से। पानी के ड्रॉप्स जो हैं वो भी आपस में बात का नहीं मिलते, एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो है सरफेस टेंशन होगी, ये शोल्डर जो है वो वेल्ड नहीं होगा उस चीज़ से जो इसके ऊपर होगा। तो चूँकि जहाँ पर मैं जब ब्रश फेरता हूँ तो यहाँ पर खड्डे बन जाते हैं, तो जब दूसरा पॉइंट इसके ऊपर आएगा तो ये खड्डे जो हैं ये सरफेस टेंशन को ख़त्म कर देंगे और दोनों पॉइंट यूँ एक दूसरे से भागेंगे नहीं, नफ़रत नहीं करेंगे, बल्कि मिलकर प्यार से एक हो जाएंगे। तो ये इसका मकसद होता है। बहुत सारी जगहों के ऊपर जब पॉइंट्स में ऑटो वेल्ड होना हो तो हम वहाँ पर सरफेस टेंशन को ख़त्म करने के, लिक्विड सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं। ये भी एक फिनोमिना है, आप नेट से देख सकते हैं कि लिक्विड सरफेस टेंशन क्या होती है। जिन्होंने साइंस पढ़ी उन्हें तो पता होगा। उसके बाद फिर अब हमने जो है फ्लक्स दोबारा लगाना है। ये लीजिए जी,
इन पॉइंट्स के ऊपर आप कर दीजिए, तमाम पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा जी, ये लीजिए, बहुत इजी अब काम बिल्कुल एंड के ऊपर पहुंच गया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरी चार्जिंग पोर्ट है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, इसके यहाँ पर सोल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी जो है वैसे ही इसकी जो जब बनाई जाती है तब ही वो ऐसे बनाते हैं कि ताकि ये सोल्डर से ऑटो वेल्ड हो पाए, सरफेस टेंशन ना करे। अब मैं इसको यूँ करता हूँ ताकि आप भी पीछे से देख सकें। अब जस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दूंगा 2 मिनट। अगर मेल्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मेल्ट हुआ तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने घुमाकर हीट देते जाना है, एक जगह के ऊपर ठहरना नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर लेता हूँ। वाह, बैठना शुरू हो गया दोस्तों, देखिए बैठना शुरू हो गया, फुल बैठ गया जैक। अब आपने पता क्या करना, आपने इसको यूँ थोड़ा सा हिलाना होता है। जब हॉट गन आपके हाथ में हो ना, तब आपने इसको थोड़ा सा यूँ हिलाना होता है, ठीक है। और फिर आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों अपने तमाम पॉइंट्स का मुशाहदा करना है कि क्या कोई पॉइंट टूटा हुआ तो नहीं, क्या तमाम के तमाम वेल्ड हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो तमाम पॉइंट्स वेल्ड हैं। आप मैनुअली इनको थोड़ा सा किसी कटर वगैरह से हिलाकर भी चेक कर सकते हैं जिन पॉइंट पर आपको डाउट हो। जो पॉइंट लगा हुआ ना होगा यूं 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 आगे पीछे वो हिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई पॉइंट हिल नहीं रहा, क्योंकि तमाम सक्सेसफुली अच्छे तरीके से लग चुके हैं। एक तो आप सामने देख रहे हैं ना, इसके आगे भी अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी बाइंडिंग बनाई है। अच्छा जी, यहाँ पर फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कोई पॉइंट ऐसा हो कि जो आज खुद ना लगे। लेकिन अगर आपसे ऐसा हो जाता है कि कोई पॉइंट नहीं लगता तो फिर भी कोई घबराने की बात नहीं। सोल्डरिंग आयरन से आप मैनुअली भी उस पॉइंट को ऐसे टच कर सकते हैं, ऐसे टच कर सकते हो। अगर 2 पॉइंट आपस में जुड़ जाएं तो आप उनको छुड़वा भी सकते हैं, तो यूँ रीटच आप कर सकते हो। बट अगर जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वैसे आप करेंगे तो रीटच की ज़रूरत ही नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मैंने एक बात नोट की है कि रील्स के अंदर रिपेयरिंग जो होती है और असल रिपेयरिंग, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम पता नहीं यहाँ को 50 स्टेप करके एक प्रोसेस को करते हैं और रील्स के अंदर 10 सेकेंड के अंदर वो दिखा देते हैं, और जो लोग हैं वो समझते हैं कि पता नहीं बस इतना इजी काम है। नहीं भाई, असल रिपेयरिंग इंशाल्लाह माजिद गुरैया आपको सिखाएगा, रियल रिपेयरिंग, रील्स वाली नहीं। तो मेरे साथ जो है जुड़े रहिए और मुझे आप सपोर्ट किया करें, मुझे सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी एक एक लाइक को, एक एक कमेंट्स को मैं जो तरसता रहता हूँ। तो बहुत शुक्रिया, आपने फिर मेरा इतना साथ दिया, बहुत शुक्रिया माजिद गुरैया यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।